Hello everyone, welcome again to the online platform of Abhinav Science Academy, and we have started this HSC board series, and almost we have completed I think 6 chapters. We have started from differentiation, application of derivative, integration, definite integration, application of integration. Okay, we have finished 5 chapter and this one is 6th chapter from the part 2 differential equations. So what we are going to learn in this chapter is differential equation means what. First of all, we will complete what is differential equation, then how to form the differential equation. Before going to that, we have to finish what is order and degree of a differential equation, then how to form differential equation, then its solution. Basically, 2 parts are there: formation of differential equation and solution of differential equation. Remaining types of on the basis of types of differential equations, we have to solve different kinds of equations. And here application of differential equation, actual how to use it in the day to day basis in the daily life, right? Okay. बिफोर स्टार्टिंग मुझे बस एक ही चीज़ बतानी है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो हो सकता है कि मेरा आवाज़ थोड़ा सा मतलब बड़ा आ रहा हो या थोड़ा सा मतलब खिचखिचाहट हो थोड़ा सा, तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा, इतना भी ख़राब नहीं है। तो मैंने सोचा कि कंटिन्यू कर लेते, एक बार स्किप कर देंगे। सो वो आई थिंक जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स जो बुक है उसमें बोला था ना, इफ़ यू मिस वंस then you have committed the mistake, but if you miss twice in a series means you are building a new habit. मतलब एक बार छोड़ दिए तो फिर ठीक है, मिस्टेक था, लेकिन सेकेंड टाइम छोड़ दे मतलब आप डेफिनेटली क्या कर रहे हो, नई हैबिट जो है ना वो फिर बना रहे हो, मतलब छोड़ने की आदत ही बन जाएगी। तो मैंने सोचा कि नहीं छोड़ेंगे नहीं हम, बस तुम लोग कर रहे हो ना बगैर थके बगैर रुके हुए, तो मैं भी करूँगा, साथ में मिल के फोड़ेंगे, स्टेट बोर्ड के मार्क्स मिलाएंगे। चलो, तो चलो, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर तलहा सर, और आपके लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ कैलकुलस, और बचा बस 2 चैप्टर हैं, प्रोबेबिलिटी और बायनोमियल, और उसके लिए रेडी रहना। डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव के टर्म दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपने को। एन इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव टर्म इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, ये कौन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें डेरिवेटिव दिख रहा है, यहाँ पे डेरिवेटिव दिख रहा है, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है, एक तो डेरिवेटिव दिख रहा है ना कम से कम, एक तो इक्वेशन होना चाहिए। यहाँ पे डी स्क्वायर डब्ल्यू बाय डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दिख रहा है डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ पे डी आर बाई डी थीटा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव दिख रहा है, तो ये क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। बस ज़्यादा उसकी कोई मगजमारी नहीं है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है अपने, बस इतना समझना है और छोड़ देना है। तो आई होप यू हैव लर्नड व्हाट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा रेगुलर इक्वेशन होता है उसमें वेरिएबल्स होने चाहिए इक्वेशन बनने के लिए, वैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के लिए वेरिएबल्स तो चाहिए। एक्चुअल डेफिनेशन तो यही है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव टर्म, ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन करके, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन ना लो आप, बस सिंपल में याद रखना। फिर आ जाती है बात ऑर्डर एंड डिग्री की। ऑर्डर एंड डिग्री में ही स्टूडेंट्स थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री का इतना कोई इशू है ही नहीं, और सबसे आसान काम कोई है तो वो है ऑर्डर। सबसे आसान काम समझना कोई चीज़ है तो वो है ऑर्डर, एंड ऑर्डर वाला काम। डिग्री तो थोड़ा सा मतलब कहीं कहीं फील होता है स्टूडेंट्स को क्या करना है करके, लेकिन इस लेक्चर में आपका डिग्री भी क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर एंड डिग्री सीईटी के लिए आता है, जेईई के लिए आता है। और याद रखना जो पढ़ रहे हैं ना, स्टेट बोर्ड का सिलेबस बहुत अच्छा है जेईई के लिए भी। किसी के दिमाग में ये चला है कि जेईई का सिलेबस बहुत अलग होता है, स्टेट बोर्ड के प्रिपरेशन से नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ, आपका मोर देन 70% जो सिलेबस है ना वो स्टेट बोर्ड का ही है, जेईई का। और क्वेश्चंस देखना, क्वेश्चंस तो इतने मतलब मस्त डाले हुए हैं, मतलब जो नया एडिशन है, जो अपडेट किया हुआ सिलेबस है 11th और 12th का अपना स्टेट बोर्ड का मैथमेटिक्स का। मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री आई डू नॉट हैव एनी आइडिया, लेकिन मैथ्स का बोल रहा हूँ, इट इज़ द बेस्ट बुक टू प्रिपेयर फॉर जेईई एंड सीईटी एग्जामिनेशन। लेकिन आपको वो क्वेश्चन ना स्टार्ट टू एंड सारे सॉल्व करने पड़ेंगे बैठ के बेटा, और एनालाइज करना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है। तो आपका मैं बताता हूँ कि आपका 70% पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उतनी थ्योरी आपको वो पढ़ा के इतना आपको ज्ञान दे रहे उस चैप्टर बुक्स में, ठीक है। तो मैं तो सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने स्टेट बोर्ड का बुक बनाया हुआ है, उसमें जो क्वेश्चन ऐड करने वाले को खास करके किसने डाला है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छे डाला हुआ है।
तो मैं तो बोलता हूँ कि आप स्टेट बोर्ड अच्छे से कर लो, बस आपका मोर देन 70% हो जाएगा, और थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ लेना तो जेई भी हो जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं इधर उधर गया तो आपने कर लेना, लेकिन क्वेश्चंस डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, आई अप्रिशिएट इट। चलो, ऑर्डर एंड डिग्री, पहले ऑर्डर पढ़ते हैं। ऑर्डर क्या होता है समझ लेना, ये क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। ऑर्डर मतलब क्या, कितने डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है, मतलब एक इक्वेशन में dy बाई डी एक्स है या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। आपको यहाँ भी डिफरेंशियल इक्वेशन पता होगा, dy बाई डी एक्स मतलब क्या, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया गया तो और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब क्या, दो बार डिफरेंशिएट किया गया। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब मतलब क्या, तीन बार। ये जो एक बार किया है ना डिफरेंशिएट, उसी को बोलते हैं ऑर्डर, एक ऑर्डर है यहाँ पे। ठीक है, जो सेकेंड टाइम किया है इसको टू बोलते हैं, और ये थर्ड टाइम्स एंड सो ऑन, ऐसे करके जितने डेरिवेटिव्स निकाले हुए हैं उसके हिसाब से ये आपके जो डेरिवेटिव्स डिसाइड होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब यहां पे अगर मैं बात कर लूंगा तो इसमें देखो एक बार डिफरेंशिएट किया है तो इसका ऑर्डर 1 है। ठीक है, उधर के क्वेश्चन करने से पहले इधर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ऑर्डर कितना है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो दो बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। यहाँ पे देखो इसका 2 है, इसका कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑर्डर कितनी है, 2 है। यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे 1 है, लेकिन ये टोटल की बात करेंगे ना, जो सबसे बड़ा होगा वही आपका ऑर्डर होगा। ऑर्डर कौन है, ये लास्ट के इक्वेशन में ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 भी है, 1 भी है, लेकिन वो इस टर्म के लिए 3 है और इस टर्म के लिए 1 है, इस टर्म के लिए 0 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, जो सबसे बड़ा है वो 3 बन जाएगा। ठीक है, ऑर्डर में कोई कंफ्यूज करके मत लेना, डिग्री में ही थोड़ा सा हल्का सा हो सकता है, लेकिन वो भी मैं खत्म करूंगा, तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं बेटा। ठीक है ना, चलो बैक टू नेक्स्ट पेज। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऑर्डर क्या होता है बोला मैंने, ऑर्डर। अच्छा, ये एक और चीज, dy बाई डी एक्स है ना, जो dy बाई डी एक्स है, अच्छा हो गया याद आ गया, dy बाई डी एक्स है, उसको y डैश भी बोलते हैं, या उसको f ऑफ x में है तो f डैश ऑफ x भी बोलते हैं, ये मत भूलना। जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, उसको बोलेंगे y डबल डैश या f डबल डैश ऑफ x। ठीक है, और सिमिलरली डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब को क्या बोलेंगे, y ट्रिपल प्राइम या y ट्रिपल डैश या f ट्रिपल डैश ऑफ x। ये दो सिंबल आ सकते हैं, ये और ये डी वाई बाई डी एक्स वाला और डैश वाला। f वाला तो बहुत रेयर में रहेगा, मैंने तो क्वेश्चन में नहीं देखा वैसा करके डाला हुआ। ठीक है, ओके, तो आई थिंक ऑर्डर में सबको क्लैरिटी है, ऑर्डर में कोई टेंशन नहीं है, कोई रूल्स लगाने नहीं है, आपने बस देखना है कितने डिफ्रेंशिएशन करे हुए हैं, वो आपकी क्या होगी, ऑर्डर होगी। बेटा डिग्री फाइंड आउट करने के लिए ना थोड़े से रूल्स हैं, थोड़ा सा मतलब अगर एक लाइन अगर मैं बता दिया तो उसमें सबको क्लियर होना चाहिए, लेकिन देखो क्लियर होता है क्या। देखो, अगर आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स है, पॉलिनोमियल आपको पता है, पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल में बेसिकली जो पावर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, पावर्स होल नंबर्स होते हैं। बाकी फ्रैक्शनल में नहीं होता, 2/3 1/3 लाइक रूट वाला वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वो नहीं है तो वो समझ जाना, या आप कन्वर्ट कर सकते हो पॉलिनोमियल फॉर्म में, तो उसका आप डिग्री लिख सकते हो। डिग्री इज पॉसिबल, डिग्री पॉसिबल होती है पॉलिनोमियल इन कितना होना चाहिए, डेरिवेटिव। ये जो dy बाई डी एक्स होता है ना, dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है ना, इनको बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। इनको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। अपने बुक में तो अपने को यही दिया डेरिवेटिव टर्म्स करके, आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स बोल सकते हो। ठीक है, ओके सर, सारे हमने पॉसिबल नाम आपको दे रखे हैं। डिग्री निकालने का फंडा क्या बोला मैंने, अगर वो डेरिवेटिव के अंदर पॉलिनोमियल है तो आप डिग्री लिख सकते हो ना, डिग्री नहीं लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि डिग्री ऑफ इक्वेशन लिखने के लिए क्या करते हैं अपने, सबसे ज्यादा जो पावर हाईएस्ट थी उसी की वही मतलब क्या था, टोटल इक्वेशन की डिग्री। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हल्का सा चेंज है, इतना बड़ा चेंज नहीं है, एकदम मतलब एकदम हल्का चेंज है। क्या करना है देखो, मैं वापस पीछे की स्लाइड पे आ जाता हूं, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, इस वाले क्वेश्चन की। मुझे एक बात बताओ, इसमें इसकी ऑर्डर कितनी है, ऑर्डर है सर 3, और इसकी ऑर्डर कितनी है, ये 1 है, ये टर्म वाइज हो गया। लेकिन अगर इक्वेशन की ऑर्डर की बात करें तो वो कितनी है, 3।
ठीक है, इक्वेशन के ऑर्डर की बात करेंगे तो वो कितनी 3। अब ये 3 जहां से उठाए हो ना, कहां से उठाए हो, यहां से उठाए हो, सही है, उसकी पावर कितनी देखनी है आपने, उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर 1 है, अभी यहाँ पे उसकी पावर 1 है तो डिग्री इस इक्वेशन की बन गई 1, इसकी 2 होती तो 2 बन जाता, 3 होती तो 3 बन जाता। अब ऐसे ही अगर 2 टर्म आ गए तो एक की पावर 2, एक की पावर 3 है, तो जिसकी 3 है वो ले लेंगे, मतलब पावर ज्यादा होनी चाहिए। जिसकी ऑर्डर ले रहे हो, जो ऑर्डर लिए हो, जिस टर्म के ऑर्डर लिए हो, वो टर्म की पावर कितनी है, वो आपकी डिग्री होती है। बस सिंपल भाषा में, ज्यादा आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये था आपका डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे लिखा है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, तभी तो बोला ना मैंने होल नंबर्स होते हैं करके, ठीक है। पॉजिटिव मतलब 1 तो होगा ना, मतलब अगर 1 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। मैं ये होल नंबर इसलिए लिखा हूँ क्योंकि आगे जाके पावर्स 0 हो सकते हैं ना, जैसे कि इस इक्वेशन में देखो dy बाई डी की पावर कितनी है, यहाँ पे कितना है, 0 है ना, ये मुझे बताना था, ठीक है। ओके सर, तो चलो, टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल वी नीड टू हैव पॉजिटिव इंटीजर एज द इंडेक्स ऑफ ईच डेरिवेटिव। इंडेक्स मतलब क्या, सिंपली वही वापस पावर होता है। इंडेक्स मतलब क्या, पावर होता है, ठीक है ना। इंडेक्स मतलब क्या होता है, सिंपली पावर होता है। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे लिखा है, देखो नोट लिखा हुआ है, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये कोई टर्म है आगे का, अच्छा ये बाद में पढ़ते हैं। ऑर्डर डिग्री के थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आई थिंक ये क्वेश्चन होगा, नहीं, स्लाइड नंबर 12, 13, फैमिली ऑफ कर्व्स, भाई चल यहाँ से देख लेते हैं। 14 सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, 15, अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन है, देखो 15 क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑर्डर और डिग्री पूछा, डायरेक्ट लिखना है। पहले ऑर्डर मुझे बताओ, ऑर्डर यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब है और उसकी पावर 7/3 है, 7/3 है, और इधर कितना 7 सेकेंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ऑर्डर बताओ, ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो इसकी ऑर्डर 1 है, ऑर्डर क्या है 1 है। कितने बार डिफरेंशिएट किया है, एक बार। यहाँ पे कितने बार डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पे 2 बार किया है। लेकिन ऑर्डर ऑफ इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो वो कितना है, सबसे ज्यादा कौन सा है, 2। मतलब अभी इस पे बात ही नहीं करनी है, ठीक है ना, ये तो अपने लिए है ही नहीं, ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा। ओके सर, तो ऑर्डर कितना मिल गया अपने को, ऑर्डर मिल गया अपने को 2, ठीक है, एक काम तो खत्म हो गया। ऑर्डर 2 है मतलब ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट, पहले ऑर्डर पूछा फिर डिग्री पूछा, इसमें से कोई एक आंसर होगा। अब बात करते हैं, ऑर्डर होने के बाद मैंने क्या बोला, डिग्री उसी की लिखना जिसके ऑर्डर लिखे हो। तो इसकी पावर कितनी है 1, लेकिन गलत है, मैंने क्या बोलता पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो यहाँ पे पावर कितना दिख रहा है 7/3, तो ये जब वो ओपन करेंगे तो पॉलिनोमियल कहाँ रहेगा। पॉलिनोमियल होने के लिए पावर्स क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होल में होने चाहिए, नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे बना है 7/3, क्या बना है यहाँ पे 7/3। तो 7 होगा तो ठीक है, तो 1/3 नहीं चाहिए, 1/3 नहीं चाहिए, मतलब इस इक्वेशन क्या करूंगा मैं, क्यूब करूंगा दोनों तरफ, टेकिंग पावर 3। पावर 3 अगर लेते हैं दोनों तरफ तो ये इक्वेशन कैसे मोल्ड हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब की पावर 7, ये 3 कट गया और इधर आ जाएगा 7 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा अपना क्यूब, दोनों तरफ पावर 3 लगा दिया पता है। अब देखो यहाँ पे कितना पावर होना है, 7 हो 1000 हो मुझे कुछ फर्क नहीं, क्योंकि ये तो डिग्री दे नहीं रहा ना, क्योंकि ऑर्डर नहीं दिया तो डिग्री भी नहीं देगा। ऑर्डर ये दे रहा है, ऑर्डर ये दे रहा है तो डिग्री भी कितना देगा, इसकी पावर ऑर्डर 2 थी तो पावर लगाएंगे तो डिग्री कितनी बन जाएगी 3, तो आपका ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री हो गया आपका 3। तो दैट इज द आंसर फर्स्ट, ठीक है। आई होप क्लियर होगा सबको। एक और क्वेश्चन है फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर और डिग्री पूछ रहे हैं, ऑर्डर और डिग्री। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम ऑर्डर लिखेंगे, जो यहाँ पे 4 दिख रहा है और यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, तो ऑर्डर कितना बन गया 4, ठीक है सर। तो ऑर्डर तो बन गया 4। अब क्या पूछा हुआ है, डिग्री पूछा हुआ है। डिग्री पूछने के लिए पहले देख लो क्या पावर टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं। यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है, वहाँ पावर 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट ही लिखेंगे हम डिग्री कितना है। क्यों, पावर्स अगर फ्रैक्शनल है तो उसको ठीक कर लो,
या नेगेटिव में है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ही चल दो। ऑर्डर और डिग्री कितना हो गया। एक और क्वेश्चन है, देखो आई थिंक 2 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, अच्छा रिपीट ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं, द डिग्री, फिर डिग्री सॉल्यूशन वगैरह पूछ रहे हैं, ठीक है। राइट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका देखो डिग्री लिखना है अपने को। ये क्या है, y ट्रिपल डैश मतलब क्या, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब, इसकी पावर कितना है 2, प्लस 3 डबल डैश मतलब क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस 3x इंटू वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अपने को बस डिग्री पूछा है, लेकिन डिग्री निकालने का ऑर्डर देखना जरूरी है ना। ऑर्डर देखो यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्डर की। लेकिन लेंगे कौन सी, वो जो सबसे ज़्यादा है, तो वो कौन सा है, ये वाला है, ये आपकी ऑर्डर है। इसकी पावर कितनी है देख लो, पूरे इक्वेशन में कहीं पे भी टेढ़ी मेढ़ी पावर नहीं दिख रही, 1/2, 3/2, नेगेटिव वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब डायरेक्ट डिग्री भी इसी की लिखेंगे। डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी पावर है 2, तो ऑर्डर इज मतलब डिग्री इज 2, ऑर्डर 3, डिग्री इज 2। ये क्वेश्चन है आपका। देखो एक और क्वेश्चन है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल, मैं सारे जो पॉसिबल मतलब कॉम्बिनेशन है ना क्वेश्चंस के, वो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे बस। यहाँ एक देख लो, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ ऐसा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। एक बात बताओ, ऑर्डर तो पूछा नहीं, लेकिन फिर भी ऑर्डर देख लो, ऑर्डर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ठीक है ना, ऑर्डर तो 1 है, कोई भी एक लेंगे चलेगा। अब दिक्कत आ जाती है वहाँ पे जहाँ पे हम इस टर्म की अगर बात करते हैं, तो ये जब ऊपर जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा, ध्यान सुनो, तो ये एग्जैक्टली कौन है, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब ये कौन है, डी वाई बाई डी एक्स का पावर -1 है, तो फिर गलत हो गया भाई, डी वाई बाई डी एक्स का पावर तो नेगेटिव नहीं चलेगा ना, वो तो सिंपल स्ट्रेट होल नंबर होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, तो ये क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सही है, अब करेक्ट है। अब बताओ, ऑर्डर तो 1 फिक्स ही है यहाँ पे भी और यहाँ पे, और इसकी जो पावर है ऑर्डर वाले की वो कितनी है, 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई 2। दैट वाज द आंसर, ठीक है। यहाँ पे डिग्री पूछा है, देखो एक कॉन्सेप्ट में फिर से क्लियर कर देता हूँ बेटा, डिग्री पॉलिनोमियल होना जरूरी है, पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो नहीं लिख सकते आप, ऑर्डर लिख सकते हो, डिग्री नहीं लिख सकते। कभी कभी क्या होता है, डेरिवेटिव टर्म जो है ना किसी दूसरे फंक्शन का पार्ट होता है, कंपोजिशन में आ जाता है, जैसे कि देखो ई के पावर में आ गया, कभी कॉस के अंदर आ जाएगा, कॉस ऑफ ऐसा कुछ लिखा होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, ऐसा समथिंग कुछ लिखा होगा। तो अगर डेरिवेटिव अगर किसी फंक्शन के अंदर अटका हुआ है तो आप डिग्री नहीं लिख सकते। डेरिवेटिव का टर्म अगर किसी दूसरे फंक्शन में, जैसे कॉस में अटका है, यहाँ पे ई में अटका है, कभी लॉग में अटक सकता है, कभी ई में अटक सकता है, साइन में अटक सकता है, टैन में अटक सकता है, कहीं भी अटक सकता है, किसी दूसरे फंक्शन में अगर अटका हुआ है तो आप डिग्री नहीं लिख सकते। अगर लिखना ही है तो क्या आप देखना है कि क्या मैं इसको उसमें से निकाल सकता हूँ, फंक्शन से उसको आज़ाद कर सकता हूँ क्या, फ्री कर सकता हूँ क्या। इफ़ यू आर एबल टू फ्री द डेरिवेटिव टर्म फ्रॉम द फंक्शन, देन यू कैन राइट द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर डेरिवेटिव का टर्म किसी फंक्शन के अंदर फंसा हुआ है तो आप डिग्री नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ अगर आप उस फंक्शन से उसको फ्री कर सकते हो तो फिर लिख सकते हो डिग्री। जैसे कि देखते हैं इस क्वेश्चन में, आई थिंक नहीं होगा, मैं कोशिश तो कर लेता हूँ, होता है क्या देखते हैं। ई रेस टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये उधर लेके जाते हैं एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ई हटाने के लिए मुझे लॉग लेना पड़ेगा, मैंने लॉग ले लिया, तो ये क्या बन गया, लॉग ऑफ एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ये लो, क्या बोलते हैं इसको, आसमान से निकला और खजूर में अटका, यही तो हो गया ना, ई के पावर से निकला, ठीक है, लेकिन लॉग में जाके अटक गया इधर से, तो डिग्री इज नॉट पॉसिबल, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। रीजन क्या, एज डी वाई बाई, ये सिंपल बोल सकते, इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। ठीक है ना, ओके। देख लो और कोई है क्या, आई थिंक हो गए हैं क्वेश्चन, तो मैं वापस जाता हूँ, बीच में आ गए तो हम बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट है नंबर 4,
फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो कोई अगर इक्वेशन दिया है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनाना है, मतलब इक्वेशन दिया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या मैंने बताया, डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन बताया हुआ है। अब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले समझते डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन represents a family of curves, ठीक है। अभी उसके आंसर आपको यहाँ फॉर्मेशन में समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर्मेशन, इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल मतलब क्या, आपको इक्वेशन दिया होगा और बोलेंगे कि उसका डेरिवेटिव बनाए। अब दिक्कत ये है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आगे जाके आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वापस रिपीट नहीं करूंगा इसको मैं। बोलेंगे कि ये इक्वेशन है, ये कर्व्स है, फैमिली ऑफ कर्व्स है ना, क्योंकि एक डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट कर्व मिलेगा, ठीक है ना। डिफरेंट मतलब कर्व का नेचर एक ही होगा, वो पैराबोला दिखेगा, लेकिन दिखने में मतलब थोड़ा थोड़ा वाइड होगा, कोई ज़्यादा कंप्रेस्ड होगा या स्ट्रेच्ड होगा वगैरह वगैरह, ठीक है ना। डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्या करना है बोला मैंने, ये तो बहुत सारे पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, हाँ सर बहुत सारे रिप्रेजेंट करता है। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आप बनाने बोलेंगे तो आपने क्या करना है, इसको पहले डिफरेंशिएट करना है। हाँ कर दे सर, 2y dy by dx इज इक्वल टू 4a डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो dy by dx कितना मिल गया, 2 2 जा 4, 2a अपॉन y। लेकिन y कितना है, सॉरी a कितना है, यहाँ से अगर a देखते हो तो 4a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे लिख देते हैं 4a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, और मुझे 2a चाहिए तो वो वाई स्क्वायर अपॉन 2x बन गया। अब इसको और इसको दोनों को उठाकर एक जगह पुट कर दो तो क्या बनेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2x अपॉन y, एक y कट गया तो dy बाय dx क्या मिलेगा, ये मिलेगा y अपॉन 2x, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन बना है वो यहाँ से ही तो बना हुआ है, ये इक्वेशन यहाँ से ही बना हुआ है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता था, फैमिली ऑफ कर्व्स, मतलब बहुत सारे कर्व, एक डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट कर्व, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, उल्टा जाता हूँ मैं, dy बाय dx इज इक्वल समथिंग कुछ 3 दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करना है, dy बाय dx इज इक्वल टू 3dx लिखना है। अब आप डेरिवेटिव हटाने के लिए इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy कितना मिलेगा y, इंटीग्रेशन ऑफ x कितना मिलेगा x प्लस c, ये कौन है y इज इक्वल टू 3x प्लस c, ये आपको पता है। बहुत सारे लाइन्स है ना, जब बहुत सारे लाइन्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, फैमिली ऑफ लाइन्स, फैमिली ऑफ लाइन्स। c के डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट फंक्शन मिलेगा, ठीक है। पहले तो इतना क्लियर कर लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी इक्वेशन से रिप्रेजेंट करता है, लेकिन पूरी फैमिली रिप्रेजेंट करता है। किसी एक को देना है तो c की पर्टिकुलर वैल्यू पता होनी चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट a की पर्टिकुलर वैल्यू पता होना चाहिए पर्टिकुलर मेंबर निकालने के लिए। अब इसी से एक बात और क्लियर करता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कोई फॉर्म करने बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कोई फॉर्म करने के लिए बोलेंगे तो पहले देखना है आपका जो इक्वेशन दिया है उसमें कितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स है। आर्बिट्री कांस्टेंट्स मतलब क्या होते हैं, जो x और y को वेरिएबल को छोड़कर, अच्छा आर्बिट्री कांस्टेंट भी अलग अलग वैल्यूज देते हैं लेकिन वो फिक्स होते हैं उस कर्व के लिए। जैसे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे x बोल दूँ इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे a कितना हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 थ्रू आउट द इक्वेशन सेम ही हो जाएगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, तो वो आर्बिट्री कांस्टेंट है। फिर एक वैल्यू दे दोगे, पूरे कर्व के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन पूरे कर्व पे x और y की वैल्यू चेंज हो रहे तो वो वैरी हो रहा है। c क्या है, हम डिसाइड करें कितना कितना देना है करके, एक वैल्यू और चेंज कर दूंगा एक ही में, कुछ फंक्शन आपको कैसा मिलेगा, और इसके ऊपर पूरा जो आपका a का वैल्यू फिक्स रहेगा, तो इसको आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं ना उतने बार आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। और इफेक्टिव आर्बिट्री कांस्टेंट भी समझना है आपने, मतलब क्या, कभी कभी इक्वेशन ऐसा दिया जाता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a प्लस 2ax, कुछ ऐसा दिया है समझ लो। तो इसमें से अगर मैं x कॉमन लेता हूँ और 2 कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, 2a प्लस कैपिटल A बचेगा। ये दोनों मिला के बेटा कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट क्या हो जाता है, एक नया कांस्टेंट हो जाता है। सपोज मैंने अल्फा मान लिया, तो इसमें कांस्टेंट्स कितने, एक ही है, दो नहीं है। इफेक्टिव आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब क्या, अगर दो आर्बिट्री कांस्टेंट क्लब करके एक ही बन रहा है तो इफेक्टिव आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही है, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। लेट्स कीप इट सिंपल, सिंपल में एक ही बात बताता हूँ, अगर आपकी इक्वेशन में एक आर्बिट्री कांस्टेंट है एक ही बार डिफरेंशिएट करो, 2 है तो 2 बार करो, 3 है तो 3 बार करो। इतने बार क्यों करना है, जब तक वो
आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव नहीं होते हैं उतने बार आपको डिफरेंशिएट करता रहना पड़ेगा। दूसरा, जितने हैं आर्बिट्री कांस्टेंट उतने बार ही करो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सर फिर डिफरेंशिएट करते हो जैसे खत्म नहीं हुआ तो क्या करना है, यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ था ना बेटा, तो मैंने क्या कर दिया, कुछ जुगाड़ लगा के आपने उस ए को रिमूव करना है। लेकिन दिमाग में ये रखना है कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है मैं उतने बार ही उसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। करने के बाद में क्या करना है, फिर उसको ए के रिमूव एक या जो कांस्टेंट है उसको रिमूव करने के लिए आप जो करना है कर लो, जो मर्जी करना है कर लो, बस रिमूव कर दो, ठीक है ना, और वो इजीली हो जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब क्या, आर्बिट्री, अब तक हमने बना दिया आर्बिट्री कांस्टेंट, अभी आपने क्या बनाना है, वो जो आर्बिट्री कांस्टेंट बोलता हूँ, हमने बनाया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया होगा उसका हमने सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ से बनाना है करके। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ओके। ये देखो, ये इक्वेशन दिया हुआ, बोल रहे हैं कि इसका क्या करो, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू c1 e रेज टू x प्लस c2 e रेज टू माइनस x। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट, दो, c1 और c2। तो कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे, दो बार। फिर c1 c2 रिमूव भी करना है, ये भूलना नहीं बस, ओके सर। तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू c1 कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, c2 कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू माइनस x और माइनस x डेरिवेटिव -1। डेरिवेटिव निकालना आता होगा, नहीं आता है तो फर्स्ट चैप्टर में डिफरेंशिएशन देख लेना, वहां से आपको रेफरेंस मिल जाएगा डिफरेंशिएट कैसे करना है करके। चेन रूल लगा दिया हमने इसमें। अभी तक खत्म नहीं हुआ है तो क्या करता हूँ, फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो c1 e रेज टू x ऐसे रहेगा, c2 e रेज टू माइनस x के लिए e रेज टू माइनस डेरिवेटिव ऑफ x -1 होगा, माइनस प्लस हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। अच्छा 1 यहाँ पे यूज करेंगे, वापस यही क्रिएट हो गया, तो एक्चुअल में इक्वेशन क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई सॉरी इज इक्वल टू वाई, दैट इज अगर कंपेयर करता हूं तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, डिफरेंशिएट किया, दो कांस्टेंट थे, दो बार डिफरेंशिएट किया, फिर देखा कि c1 c2 कैसे रिमूव होता है। ये ट्रेस बैक करके देखना, पीछे पीछे कहीं वैल्यूज मिल जाएंगे आपको, वो लाके पुट कर दिया, तो आंसर देखो आई थिंक बीटा है, ठीक है ना, ओके सर। सॉल्यूशन पूछ रहा है यहाँ पे, तो वो आगे का पार्ट है, अपने को फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन चाहिए अपने लिए। ये तो रिपीट हुआ है, हाँ, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस सी बाई एक्स प्लस सी स्क्वायर, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन हैंडल कर सकते हैं, थोड़ा सा इसका स्ट्रेस लेते हैं। y इज इक्वल टू सी बाई एक्स प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। इसको क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये पूरा प्रोसेस आपने लिखना, गिवन वगैरह करके डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है बेटा, सर आर्बिट्री कांस्टेंट c और सी स्क्वायर, नहीं सी स्क्वायर करने के बाद तो c ही बन गया ना, तो दोनों मिला के एक ही है, वो c ही है, उधर भी वही है इधर भी वही है, तो c ही एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो कितने बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, सर वी आर अलाउड टू डिफरेंशिएट ओनली वंस, क्योंकि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 0। सर c तो रिमूव नहीं हुआ, सर एक्स स्क्वायर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर इधर -c रख दिया जाए तो फिर से डिफरेंशिएट करके c कैंसिल हो जाएगा। बेटा नहीं करना है, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही बार करना है। फिर कर क्या सकते हैं, मैंने बोला जुगाड़ लगाना है आपको, जो भी पॉसिबल है, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, -x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करता हूँ मैं, ये c की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, तो गायब हो गया ना पूरा, c कांस्टेंट रिमूव हो गया, क्योंकि x और y में आ जाएगा। पुट करके देखो, फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू क्या बनेगा, c है आपका -x स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, और इसको डिवाइडेड बाय है x, ओके, प्लस c का स्क्वायर, मतलब इसका पूरा का स्क्वायर करना है हमने, प्लस x का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर है, ओके सर। बेटा एक x तो यहाँ से कट जाएगा, सो फाइनल इक्वेशन कितना बन रहा है, y इज इक्वल टू -x डी वाई बाई डी एक्स प्लस x रेज टू 4 डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब देख लो, पहले ये टर्म है x रेज टू 4 डी वाई बाई डी एक्स, फिर ये -x डी वाई बाई डी एक्स है,
और इज इक्वल टू वाई, देखो एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू वाई, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो ये इतना सिंपल है। कोई क्वेश्चन है तो अच्छा है। देखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, फिर से आ गया क्वेश्चन, एलिमिनेट करने बोल रहे ए और बी, तो एलिमिनेट करेंगे तो कैसे हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन क्या करना है, गिवन कर आपने लिखना है y इज इक्वल टू ए ई रेस टू 5x प्लस बी ई रेस टू माइनस 5x। भर भर के क्वेश्चन लाया हूँ मैं, ताकि ऐसा मन में डाउट ना रहे एक ही क्वेश्चन हो गया और कुछ समझ में नहीं आ रहा करके। अब डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाय, अच्छा कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है सर, 2 है, तो कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार करेंगे। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं, क्या मिलेगा, a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x कितना होगा 5, फिर b कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू माइनस 5x, डेरिवेटिव ऑफ माइनस 5 कितना होगा -5। ओके, एक और बार डिफरेंशिएट करना है अपने को, तो कर लो, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5a ऐसे रख देता हूँ मैं, ई रेस टू 5x का डेरिवेटिव ई रेस टू 5x इंटू 5, ओके, माइनस 5b डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू माइनस 5x ई रेस टू माइनस 5x इंटू -5। देखो 5 इंटू 5 25 कॉमन आ रहा है, ओके है सर, अंदर कितना बच रहा है, ए ई रेस टू 5x माइनस और माइनस प्लस 5 इंटू 5 25 मैंने बाहर लिया हुआ है, अरे यार ये तो गंदा हो गया। ठीक है, अंदर कितना बच रहा है, प्लस b इंटू ई रेस टू माइनस 5x, सही है। लेकिन ये अगर देखते हो तो कौन है, इक्वेशन नंबर 1 ही तो है। सो फाइनली आंसर कितना आ गया 25 है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल 25 वाई, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ओके, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। देखो एक और क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चंस बहुत होते हैं, ठीक है ना, तो आपने प्रिपेयर करना ही है पार्ट। y इज इक्वल दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, अरे ये तो हमने कर लिया ना, क्वेश्चन हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमने यही कहते हैं समझने के लिए, तो आप ये डिफरेंशिएट कर लो, आप ये कर सकते हो। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब सोल्यूशन होगा इसका, सॉल्व मतलब ये भी सोल्यूशन निकालना है, ये भी सोल्यूशन निकालना है, ये सारे आगे के सोल्यूशन निकालना है। सो आई विल गो बैक टू थ्योरी पार्ट, थ्योरी पढ़ते हैं क्वेश्चन करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं, छोड़ेंगे नहीं कुछ। चलो, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब समझ लो, कोई इक्वेशन और उसका सोल्यूशन होता है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू होती है। डिफरेंशिएबल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा भाई, डेरिवेटिव हटाना है उसमें से, डेरिवेटिव टर्म अगर हट जाता है तो जो कुछ बचेगा वो एक्स वाई वेरिएबल भी होंगे उसमें, तो उसी को बोलेंगे सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, सोल्यूशन बोलेंगे उसको। आई विल गिव यू द एग्जांपल, ठीक है, यहां देख लेना, इसको मैंने डिफरेंशिएट करके मैंने ये उसका सॉल्यूशन निकाल दिया, करेक्ट है, सॉरी ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं अगर वापस इंटीग्रेट कर दूं डेरिवेटिव हटाने के लिए, तो आपको ये मिल जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन है, समझ में आ रहा है, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशिएट करके आ गया, डेरिवेटिव हटाने के बाद जो आता है सॉल्यूशन आता है। यहाँ पे देख लो, डेरिवेटिव दिया हुआ था, इसको मैंने इंटीग्रेट करके हटा दिया, जो आ गया ये उसका सॉल्यूशन है। लेट्स ट्राई अनदर वे। देखो, अगर आपको ये डेरिवेटिव टर्म दिया है तो आपने अलग अलग जुगाड़ करके बट इंटीग्रेट करके बस खत्म करना है डेरिवेटिव टर्म को, जो बचेगा वो जो होगा सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन देखो दो टाइप के होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या, ए के डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हो तो बहुत सारे कर्व मिल गए, मतलब जनरल सॉल्यूशन है, स्पेसिफिक एक कर्व की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी देखो सी के डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको बहुत सारे लाइन्स मिलेंगे, तो ये भी क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। सी की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता है तो जनरल सॉल्यूशन, लेकिन सी की वैल्यू निकालने के लिए कुछ डेटा दिया होगा और सी इफ यू आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी और फिक्स होगा ना, फिर एक इक्वेशन मिलेगा, तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक जनरल और दूसरा कौन सा है, पर्टिकुलर। जनरल कब होगा, जब अपनी कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं होगी, और ये कब होगा, अपना पर्टिकुलर कब होगा, जब फिक्स वैल्यू कांस्टेंट की अपने को पता है, ठीक है ना। पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो टू काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन और दूसरा कौन सा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोनों मेंशन कर दिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसको करने से पहले होमोजेनियस के लिए बाद में देखते हैं, पहले समझते हैं मेथड ऑफ
सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसका मतलब क्या है समझना, मैं ही समझा दूं तुमको। देखो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा और बोलेंगे कि उसका सॉल्यूशन निकालो, ठीक है, दैट इज द सिंपल क्वेश्चन, एक स्ट्रेट लाइन में होगा। सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्वेश्चन कुछ समथिंग कुछ तो दिया होगा, dy बाई dx वगैरह वगैरह करके, ठीक है ना। और अपने को जो सॉल्व करने हैं ना वो बस फर्स्ट डेरिवेटिव वाले करने हैं, सेकंड डेरिवेटिव अपने को है नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव उतना ही करना है, dy बाई dx वाला, d² बाई dx है ही नहीं। अगर आपने जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे भी करके बोल रहा हूँ, जो भी अरेंजमेंट कर सकते हो करके, अगर सारे y वाले टर्म्स अगर आपने dy बाई dy के साथ में रख पाए और सारे आपने x वाले टर्म्स अगर dx के साथ में रख पाते हो, आई एम रिपीटिंग, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे के रखा है उसको आपने ऐसे कुछ अरेंज कर दिए कि y वाले सारे टर्म्स dy के साथ में है, x वाले सारे टर्म्स dx के साथ में है, मतलब इस तरह का सेपरेशन अगर पॉसिबल है तो उसको बोलते हैं दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। सिंपल में y वाले y के साथ को सेपरेट कर दो, x वाले के साथ सेपरेट कर दो, अगर कर सकते हैं तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट इंटीग्रेट करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सेपरेट करना, इंटीग्रेट करना, आंसर आ गया, ठीक है। और मोस्ट ऑफ दी जितने एग्जांपल्स आगे टाइप किया जाएंगे वो भी लास्ट में जाके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आएंगे, फिर आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। सबसे सिंपल फॉर्म है, बस आपको देखना है क्या y और x सेपरेट हो जाता है, और हो जाता है तो कर लो और इंटीग्रेट कर दो, बात खत्म कर दो, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। सबसे पहले उसी को करते हैं। कभी कभी एक और है, डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं दिख रहा है, लेकिन रिड्यूसिएबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होता है, रिड्यूसिएबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये क्या होता है, कभी कभी इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा कि आप कुछ सब्स्टिट्यूट करके उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लगा सकते हो, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा होगा, एक्स और वाई सेपरेट नहीं हो पा रहे, एक्स और वाई सेपरेट होना चाहिए, सेपरेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप कुछ जुगाड़ करके ऐसा कुछ सोच के पुट कर सकते हो, पुट करने के बाद आप उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, देन रिकन्वर्ट इट, सब्स्टिट्यूशन रीसब्स्टिट्यूशन आप करते हो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक फॉर्म होता है, दो टाइप होता है, एक रिड्यूसिएबल और एक वेरिएबल सेपरेबल। डायरेक्ट दिख रहा है, रिड्यूस होता है, नहीं हो रहा है तो फिर दूसरे फॉर्म में जाना पड़ेगा, जैसे कि होमोजेनियस है वो बाद में देख लेते हैं, पहले इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। ओके ओके ओके, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला ही है। ओके ओके ओके, यहाँ से देखते हैं अभी कौन से कुछ, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ यहाँ से देख लो, यही क्वेश्चन है सबसे पहला आपका सॉल्यूशन में। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना आपने, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं थोड़ा आलसी हूँ तो आपने पूरा लिख देना। क्या दिया है, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल 0। अब आपने सोचना है क्या मैं dy और dx सेपरेट कर सकता हूँ, तो मैं थोड़ा क्या करता हूँ, y को उधर लेके आता हूँ या इसको उधर लेके जाते हैं, y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ओके, देखो y को y के साथ रखना है तो x इधर आ जाएगा, dx इधर चला जाएगा, पहले तो x इधर आ जाएगा, 1/x बन गया, y इधर चला गया, 1/y बन गया, और उसके साथ में y। अरे वाह, ये तो बन गया, x के साथ में रखा हुआ, y के साथ में रखा, मतलब ये कौन सा फॉर्म है, विच इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग या ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/y dy। 1/x का इंटीग्रेशन सबको पता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x होता है, इज इक्वल टू 1/y का लॉग ऑफ मॉड ऑफ y, और ये प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट लिखना, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट। लेट मी गिव एन एडवाइस, एडवाइस ये है, अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हुए सारे टर्म्स अगर लॉग में आ रहे हैं तो कांस्टेंट को भी लॉग में कन्वर्ट करो, नहीं करते तो क्या होता है उसके बाद में मैं तुमको बताता हूँ, पहले कंप्लीट करता हूँ, नहीं करेंगे तो क्या होगा वो बता देता हूँ तुमको, ठीक है। अब ये भी लॉग में, ये भी लॉग में, तो मैंने क्या बोला, इसको भी लॉग में रख दो, लॉग में नहीं रखेंगे तो क्या होगा बता दूंगा मैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, नहीं रखेंगे तो भी चलता है लेकिन काम बच जाता है, इसलिए हम रख देते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, लॉग एक्स, ठीक है ना, एक्स पॉजिटिव प्रिटेंड कर लो, इसमें स्टेट बोर्ड में इतना मैटर नहीं करेगा, लॉग सी वाई, दोनों तरफ से लॉग कटेगा और बनेगा क्या, सी वाई, एक्स इज इक्वल सी वाई, विच इज द रिक्वायर्ड solution of given differential equation, which is the required solution of
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, log x इज इक्वल टू log y प्लस सी रख दिया मैंने, इसको इधर लेकर आओ तो क्या बनेगा, log x माइनस log y बनेगा, दैट इज x बाई वाई बन जाएगा इज इक्वल टू सी। अब log हटाने के लिए, क्योंकि c दिख रहा है ना, तो हम log हटाने के लिए क्या करेंगे, x बाई वाई इज इक्वल टू ई रेस टू सी कर देंगे, log लगा के, सॉरी ई रेस टू एक्सपेंशन लगा के। ई रेस टू सी इफेक्टिव आर्बिट्री कांस्टेंट क्या बन जाएगा, क्योंकि ई कांस्टेंट है, ई पावर सी लगाएंगे तो वो भी तो एक कांस्टेंट बन जाएगा, तो इफेक्टिव आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही बन जाएगा c1, तो एक सी इज इक्वल क्या बन गया c1 वाई, यहाँ पे भी तो वही लिखे सी वाई, उसको c1 कर लो, इसको c कर लो। ये अवॉइड करने के लिए एक्सपोनेंशियल वापस लगाने से अच्छा है कि डायरेक्ट अपने लॉग में लिखना। इतना याद रखना है कि अगर सारा क्वेश्चन अगर लॉग में है तो हम कांस्टेंट भी लॉग में ही रखेंगे। चलो एक और क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, क्या हम इसको कुछ देख पा रहे हैं, वेरिएबल सिविल फॉर्म में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना, दिख तो नहीं रहा है कि होगा करके, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, और आगे के जो फॉर्म है ना, जैसे कि सर वहाँ से हो सकता है होमोजेनियस या और कुछ, वो भी नहीं हो सकता है, तो होमोजेनियस वगैरह क्या है तुमको तो बाद में पता चलेगा, तो उस टाइम पे देख लेना। मैं बताता हूँ यहाँ पे होमोजेनियस मतलब क्या, पावर सेम होने से जो नहीं है, ठीक है ना, आप टेंशन मत लेना, होमोजेनियस समझ जाना। मैं अब बोल रहा हूँ क्या हो रहा है, ये रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सिविल फॉर्म में, वेरिएबल सिविल फॉर्म में है नहीं डायरेक्टली। ओके, तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, ये x और y जो है ना सेक में से निकाल के सेपरेट करना मुश्किल है, तो एक काम करो, तो सेक वाली जो अंदर की क्वांटिटी है ना उसको ही एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना, फिर तो एक ही वेरिएबल बच जाएगा, फिर इजी है कि हम सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या करें, हम यहाँ पे अभी पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कुछ समथिंग, सपोज मैंने टी मान लिया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में स्टेट बोर्ड में यू माना हुआ है, वी माना हुआ है, आप वो भी मान सकते हो। सपोज मैंने कुछ यू ले लिया, डिफरेंशिएट करो, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाय dx, और u का डेरिवेटिव होता है du बाय dx। ओके, ये सब में से 2 कॉमन लेता हूँ तो क्या बनता है, x प्लस वाई dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2 du बाय dx। ओके, मतलब इसकी वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1/2 du बाय dx। अब ये अपने को पुट करना है बस इक्वेशन 1 में। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या मिलेगा, ये मिला है हाफ डी यू बाई डी एक्स, और ये बनाया अपने को सेक ऑफ यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने यू रखी हुई। देखो अभी सब सेपरेट हो सकता है, जैसे कि सेक ऑफ यू इधर आ गया, इसी को लिख सकते हैं 1/cos यू ना, 1/2 डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/cos यू, 2 और डी एक्स इधर चला गया, ओके, cos यू इधर आ जाएगा और ये डी यू। अब देखो वेरिएबल सिविल फॉर्म में यू के साथ में है और कांस्टेंट तो उधर ही है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो ऑन इंटीग्रेटिंग क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ cos u du इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल ऑफ dx। ठीक है ना, ओके सर, इंटीग्रेशन ऑफ cos u क्या होता है, sin u होता है, ठीक है, इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx होता है x, और ये प्लस से, और यही आपका u को वापस ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये u की वैल्यू मैंने वापस पुट कर दिया क्योंकि आंसर x और y में होना चाहिए, और यही आपका फाइनल आंसर है, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अपने को पूछा है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के लिए कंडीशन दी है देखो, ठीक है ना, फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या पुट करना है अपने को, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल 0, मतलब यहाँ c से वैल्यू मिल जाएगी, पुट कर दो इसमें, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर सॉरी 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस सी, ये 0 होता है, साइन 0 होता है, तो सी फाइनली क्या मिल गया अपने को 0, सी जो 0 मिला वापस पुट कर देंगे, हेंस सॉल्यूशन क्या बन जाएगा अपना, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, विच इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखते हैं और कोई क्वेश्चन है क्या, क्या ये हो सकता है सेपरेट, हाँ ये भी कंप्लीट सेपरेट हो सकता है, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो, क्या बना है, सेक स्क्वायर एक्स टैन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टैन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को पूरा उधर लेके जाता हूँ, तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स टैन वाई डी एक्स
इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई टैन एक्स डी वाई। एक्स वाले टर्म सेपरेट कर दो, जैसे डी एक्स के साथ में सेक स्क्वायर रखना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकता मैं। इधर से कौन है टैन एक्स, वो मल्टीप्लाई है तो इधर होकर डिवाइड आ जाएगा डी एक्स, और इधर जो सेक स्क्वायर वाई है उसको मैं वाई के साथ में रखना चाहता हूँ, छोड़ नहीं सकता मैं उसको, और जो टैन वाई है ना वो इसको इधर लेके आता हूँ। देखो कंप्लीटली अपना कंप्लीट कन्वर्ट हो गया एक्स में और वाई में, मतलब फिर से वेरिएबल सिंपल फॉर्म। ऑन इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टैन एक्स डी एक्स, और इधर क्या है माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर वाई अपॉन टैन वाई डी वाई। अब आपको पता है LHS में tan x इज इक्वल टी पुट करना है, tan y इज इक्वल इधर v पुट कर लो, कुछ भी कर लो, पुट tan x इज इक्वल टू क्या करते हैं u ले लेता हूँ इन LHS एंड tan y इज इक्वल टू v इन RHS। ओके, पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू du, और इधर मिलेगा सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dv। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स, अरे ये क्या हो गया, ये dx था ना यहाँ पे, मैंने ही गड़बड़ की है, मैंने ही, ओके यहाँ पे आपका dx, सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू कितनी मिल गई अपनी du। ओके सर, इंटीग्रल ऑफ टैन को तो हमने क्या बोला हुआ है u, और ये मिल गया du इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर वाई dy की वैल्यू मिल गई है dv, और इसको तो मैंने बोला है v। 1 अपॉन यू का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ यू, और इधर माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ वी। अब कांस्टेंट लिखना है तो मैंने किसने लिखने बोला, लॉग में लिखने बोला, क्योंकि सब कुछ लॉग में आया हुआ है। ये माइनस से जाके प्लस हो जाएगा तो लॉग यू प्लस लॉग वी इज इक्वल टू लॉग सी। तो ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ यू वी इज इक्वल टू लॉग सी। तो यहाँ से लॉग करके क्या मिल गया, यू इंटू वी इज इक्वल टू सी। बट व्हाट इज यू, यू तो अपना कौन है tan x है, और व्हाट इज v, वो है tan y इज इक्वल टू सी। ये आपका फाइनल आंसर है। कोई पर्टिकुलर वैल्यूज दिए क्या, नहीं दिए, मतलब यही आपका जनरल सॉल्यूशन इज द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, और कोई है क्या देखते हैं। देखो यहाँ पे भी आप कन्वर्ट फिर से कर सकते हो अब, लेकिन यहाँ पे x प्लस वाई को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है ना, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, वापस सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, रिड्यूसेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट x प्लस कॉस ऑफ जो अंदर बैठा हुआ है ना, वही तो प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उसी को हटा दो आपने, इसको भी पुट कर ले। डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1, डेरिवेटिव ऑफ y होता है dy बाई dx इज इक्वल टू dv बाई dx। तो dy बाई dx मेरे को चाहिए क्योंकि v में जा रहे हैं हम, सो लेट्स कन्वर्ट इट टू v माइनस 1। dy बाई dx की वैल्यू पुट कर दे हमने dv बाई dx माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ v। क्या हो गया देखो, dv बाई dx इज इक्वल टू कॉस v प्लस 1, dv बाई dx इज इक्वल कितना बन जाएगा, कॉस v प्लस 1। अब देखो x और y सेपरेट कर दो, मतलब v इधर ही रहने दो, और ये पूरा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस v बनेगा, और इधर बन रहा है अपना dx। अब सेपरेबल फॉर्म में आ गए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऑन इंटीग्रेटिंग मिलेगा 1 प्लस कॉस v dv इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx। अब मैंने बोला देखो 1 प्लस कॉस टू थीटा 1 माइनस साइन टू थीटा इज दी सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा यूज होता है। 1 प्लस कॉस वी क्या होता है, 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर वी होता है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ dx 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वी क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर वी dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, 1 अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर वी कितने, सर वो तो tan v है, और इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है x प्लस ये c1 लिख देता हूँ। ठीक है, c1 क्यों लिखा बोलता हूँ, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, tan v इज इक्वल टू 2x प्लस 2c1। अब ये 2c1 तो 2c1 ढक सकता नहीं ना, मैं c लिखना पड़ेगा मेरे को 2x। ठीक है, रीजन क्या, 2c1 इज इक्वल टू c, इफेक्टिव आर्बिट्री कौन सा लिखना पड़ता है, और tan v कौन था, v तो x प्लस वाई था, तो ये बन गया tan ऑफ x प्लस वाई विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका खत्म हो गया। कितने क्वेश्चन देख रहे हो, सबसे ज़्यादा अगर ऑर्डर डिग्री हो इस पर ही क्वेश्चन होते हैं। क्या ये सेपरेट हो सकता है, यहाँ देखो और एक क्वेश्चन है जो हो सकता है सेपरेट। सॉल्यूशन में क्या कर लेंगे हम, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दो, dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस साथ समझाएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ज़रा सा देखना है आपने, थोड़ा रुक कर देखो ना, समझेगा आपको सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, y है, तो अंदर बच गया
एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये डी वाई बाई डी एक्स। देखो एक्स और वाई सेपरेट हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यहीं पे छोड़ देते हैं और डी एक्स इधर आ जाएगा। वन वाई जो है वो 1/y बन जाएगा डी वाई। अब क्या क्वेश्चन इंटीग्रेट कर लो, 1/y डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/y क्या होता है, log y होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3 होता है, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स और ये आर्बिट्री कांस्टेंट। फिर से आप चाहिए 3 से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं करो तुम्हारी मर्जी है। सपोज मैंने मल्टीप्लाई करो, इसको c1 बोल दूंगा, फिर ये क्या बन जाएगा 3 log y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फिर प्लस 3x प्लस c लिखता हूँ, रीजन क्या है 3c1 क्या बन गया अपना इज इक्वल टू c। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना सिंपल होता है। सेपरेट करो और आंसर लिखो। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये नहीं होगा आई थिंक, हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। ये देख लो फिर से सॉल्यूशन में x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस वाई। मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस 1 को उधर भेज रहा हूँ, तो क्या बनेगा 2 ई रेस टू माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। ये x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये सब कुछ डी वाई के साथ भेजना पड़ेगा, लेकिन इसको और थोड़ा कन्वर्ट करते हैं हम। ये क्या बनेगा 2 ई रेस टू वाई, हाँ सर, प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस ई रेस टू वाई अपॉन ई रेस टू वाई, ओके। इधर कौन है x प्लस 1 डी वाई बाई एक्स, ये आप कैरी कर लेना, एक बार और लिख देना वहाँ पे। अब y सेपरेट करो, x सेपरेट करो, तो क्या बनेगा ई रेस टू वाई अपॉन 2 प्लस ई रेस टू वाई डी वाई, और इधर क्या बन रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ओके। और ये dx इधर चला गया। देखो y वाले अलग है और x वाले अलग है, तो फिर से क्या कर सकते हैं ऑन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू वाई अपॉन 1 प्लस ई रेस टू वाई, सॉरी 2 प्लस है ई रेस टू वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तुम पे नहीं छोड़ा हुआ है मैंने, लेकिन आपने प्रैक्टिस करना, स्टेट बोर्ड से क्वेश्चन वगैरह कर लेना। एक बात बताओ, इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, 2 का डेरिवेटिव 0, ई रेस टू वाई का ई रेस टू वाई हो रहा है, ठीक है सर। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे टाइम पे, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स दिख रहे हैं डी एक्स। ये क्या होता है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर ऊपर प्रेजेंट है तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज योर आंसर होता है, सही है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 प्लस ई रेस टू वाई, ठीक है। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, और ये प्लस, अब देखो सब कुछ किस में दिख रहा है, लॉग में, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, लॉग से। तो फाइनली कितना बनेगा, लॉग ऑफ 2 प्लस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ c इंटू एक्स प्लस 1, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m n हो गया। तो फाइनली आंसर इज 2 प्लस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। ऐसे रख देते हैं c इंटू एक्स प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर है, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ये कौन था अपना जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन मिल गया तो अपने क्या लिखना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कब लिखना है, जब x1 होगा और y 0 होगा। तो अब ले लो x1 और पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 2 प्लस ई रेस टू 0 इज इक्वल टू c इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। ये कितना बन गया, ई रेस टू 0 3 होता है, c इंटू 2, तो डेफिनेटली c कितना मिल गया अपना 3/2। ये उठाकर अपने को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना, देयरफॉर फ्रॉम 1, ठीक है ना, ये वाला सॉल्यूशन 2 प्लस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू 3/2 एक्स प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4 प्लस ई रेस टू वाई 2 ई रेस टू वाई, और ये 3x प्लस 3। तो व्हाट इज द आंसर, 3x माइनस 2 ई रेस टू वाई, इधर आके बन गया -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो भी कन्वर्जन होगा इधर उधर कर लेना, यही आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। देखते हैं और कोई है क्या बेटा, ये भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, तो आप इसको कर लेना। अभी तो मैं छोड़ सकता हूँ, इतना मैंने पढ़ा दिया कि अभी मेरा वैलिड है छोड़ना होमवर्क के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लो, फिर क्या ये हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है ना। मार्च 2023 का है देखो, तो आप ये कर ही सकते हो। ये ई रेस टू 2y इधर आ जाएगा, cos 6 इधर आ जाएगा, ये होमवर्क में आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नहीं हो सकता है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है आई थिंक, हाँ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे cos स्क्वायर x ये भी नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है।
आई थिंक ये हो सकता है, ऐसा लग रहा है मेरे को, लेकिन बाद में देखते हैं। चलो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये वाला नहीं, ये तो एप्लीकेशन में चला जाएगा। चलो लेट्स गेट बैक, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने एक पार्ट पढ़े हैं, वो क्या था, वेरिएबल सेल फॉर्म। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, होमो मतलब क्या होता है, होमो मतलब सबको पता होगा अभी, ये सेम होता है। होमो वर्ड का मीनिंग क्या है, सेम, ठीक है सर, पता है। तो अब करना क्या है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की इफ डिग्री ऑफ ईच टर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेम, इट इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हर टर्म की डिग्री सेम हो, उसको क्या बोलते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, देखेंगे यहाँ पे कहीं ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक है अपना, और फिर क्या ये एप्लीकेशन से सारे के सारे वो देख लेते हैं बाद में। पहले तो हम होमोजेनियस के ऊपर फोकस करते हैं। होमोजेनियस करना कैसे वो पहले समझते हैं क्या, होमोजेनियस कैसे करना है। अगर इक्वेशन कभी अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिख गया, मतलब पावर्स अगर सेम दिख गए, तो आपने क्या करना, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, या तो y बाय x को v पुट कर देना और x बाय y को v पुट कर देना, दोनों भी चलता है। कभी कभी y बाय x से डिफिकल्ट हो जाता है तो x बाय y से सॉल्व करने में बेटर होता है, कभी कभी x बाय y से डिफिकल्ट होता है y बाय x से सॉल्व करना बेटर होता है। इक्वेशंस के टर्म्स देखना ध्यान से, फिर समझ में आपको y बाय x पुट करना है x बाय y, ठीक है ना, वही बन जाता है y इज इक्वल टू वी एक्स करके। बाद में बहुत सारे बोलते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करो करके, कभी कभी बोलते हैं x इज इक्वल टू वी वाई, तो कन्फ्यूजन होता है। अगर आपके टर्म्स y बाय x में दिख रहे हैं तो y बाय x पुट कर लो, और x बाय में दिख रहा है तो x बाय में पुट कर दो, और बाकी रेगुलर डिफरेंस इंटीग्रेशन जैसा वैसा ही करना पड़ता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये पुट करने बाद में आपका क्वेश्चन वेरिएबल सिंपल फॉर्म में आ जाता है, और वेरिएबल सिंपल फॉर्म कैसे सॉल्व करना है उसके तो हमने भर भर के क्वेश्चन कर लिए है ना, तो उसको बताने की जरूरत है मुझे नहीं लगता। ये कौन सा है, देखो क्या ये नहीं है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ओके। तो ये भी नहीं हो सकता, ऑर्डर एंड डिग्री, ये भी खत्म हुआ है, अरे बहुत खत्म कर लिया यार हमने, ये होमवर्क में दिया हुआ है। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखते, देखो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले क्या चेक करना, मैंने जब से छोड़ा था ना ये क्वेश्चन, वो इसलिए छोड़ा क्योंकि ये वेरिएबल सिंपल फॉर्म में है नहीं, कुछ भी कर लो यहाँ पे दिमाग लगा लो, ये सेपरेट होने वाला नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा जो वेरिएबल सिंपल फॉर्म में नहीं है उसको चेक करना पड़ेगा क्या ये होमोजेनियस है। होमोजेनियस नहीं है फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है, वही मैं बता रहा था, यहाँ पे डिग्री है 2, यहाँ पे इसकी कितनी है, उसकी 1 दोनों तो कैंसिल हो जाएगी ना, तो 2 ही है। यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे 1 + 1 दोनों के मिला के जोड़ के 2 हो गए, जैसे कि यहाँ पे 1 काट दे तो 0 हो गई। यहाँ पे कितनी है 2, देखो हर टर्म की डिग्री सेम है, मतलब दिस इज एन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, dy बाय dx को पुट करना पड़ता है आपको v, या आपको जो सिंबल पसंद है वो पुट कर लेना। देखो इसको अगर मैं इक्वेशन को x² से डिवाइड करता हूँ तो क्या बनेगा, डिवाइड कर दिया सर, 1 + 1x कटेगा, y बाय x बन जाएगा, यहाँ पे y बाय x का स्क्वायर बन जाएगा। देखो y बाय x के टर्म्स क्रिएट हो गए ना, तो y बाय x को ही तो पुट करना पड़ेगा, दूसरा पुट करके नहीं चलेगा। सो पुट क्या कर दें, पुट y बाय x इज इक्वल टू v, y इज इक्वल टू कितना बन गया vx, ओके। इसको क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम v से ही जा रहे हैं तो dy बाय dx में भी y है, उसको खत्म करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएटिंग क्या मिलेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू v कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1 प्लस x कांस्टेंट dv बाय dx, दैट इज क्या मिला अपने को, dy बाय dx का आंसर मिल गया v प्लस x dv बाय dx, ये आ गया आपका। अब इसको उठाकर कहाँ पुट करना है अपने इक्वेशन 1 में, देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या मिल जाएगा अपने को, dy बाय dx की वैल्यू है v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू, इधर पुट कर लो,
1 प्लस वाई बाई एक्स होता है v और ये v स्क्वायर, ओके, प्लस v कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है देखो x डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, करेक्ट है। क्या है अभी वेरिएबल सिंपल फॉर्म में है, तो हाँ है, v और x सेपरेट कर सकते हो, 1 प्लस वी स्क्वायर इधर आ गया तो 1/1 प्लस वी स्क्वायर हो गया, और इसके साथ में dv है, x इधर जाके 1/x बनेगा और dx ऊपर जाके dx बनेगा। अब क्या करना पड़ेगा, ऑन इंटीग्रेशन क्या बनेगा ये 1/1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अपने को पता ही है, tan इनवर्स ऑफ x होता है, तो ये tan इनवर्स ऑफ v है, और इधर कौन है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c। लेकिन आंसर किस में था, x और y में, तो v की वैल्यू री सब्स्टिट्यूट कर लो, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x बाई वाई इज इक्वल टू log x और ये प्लस c। यहाँ पे log क्यों नहीं लिखा सर c के साथ में, बेटा सारे टर्म्स log में नहीं है, सारे होने चाहिए, तो फिर लिख सकते हो, ये आपका सोल्यूशन है। क्या ये होमोजीनियस है, चेक कर लो अभी, होमोजीनियस चेक करे बगैर आगे मत बढ़ना। इसकी डिग्री कितनी है सर, यहाँ 1 और 0 1, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है 1, यहाँ भी ठीक है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 1, मतलब ये कौन सा है वापस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, वापस वही y बाई एक्स या x बाई वाई, सोल्यूशन करते हुए देखना साइन में y बाई एक्स है तो y बाई एक्स को भी पुट करना पड़ेगा, अगर इनकेस x बाई वाई पुट कर लिए तो आपको साइन ऑफ 1/v मिलेगा, फिर से इंटीग्रेट करने में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए y बाई एक्स को पुट करेंगे। गिवन वगैरह आपने लिखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पुट y बाई एक्स इज इक्वल टू v, y बाई एक्स मतलब क्या मानेगा y इज इक्वल टू वी एक्स, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस dy बाई कन्वर्ट करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिल गया अपना v इन डेरिवेटिव ऑफ x1 और x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v dv बाई dx, ये सब कुछ उठा के यहाँ पर रिप्लेस कर दो, तेरे पर क्या मिलेगा, ठीक है, फ्रॉम 1 क्या मिल गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स मिलता है आपका डी वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ओके। इधर क्या मिलेगा माइनस y की वैल्यू कितनी है आपकी वी एक्स, ओके, फिर प्लस x इंटू साइन ऑफ y बाई एक्स को बोला हमने v इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, सब में से निकाल दो और कैंसिल कर दो, तो बचेगा क्या v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस v प्लस साइन v इज इक्वल 0, माइनस v प्लस v कैंसिल हो गया, तो बचा क्या क्वेश्चन है x डी वी बाई डी एक्स प्लस साइन v उधर जाके बनेगा माइनस साइन v। देखो अब वेरिएबल सेल फॉर्म में हो सकता है, x और v सेपरेट हो सकते हैं, तो कर लो 1 साइन v डी वी इज इक्वल टू माइनस 1/x dx। 1 साइन v को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक v डी वी इज इक्वल टू माइनस 1/x dx। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब क्या, ऑन इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ कॉसेक v डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/x dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक x क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक x माइनस कॉट x, राइट, तो वैसे ही कॉसेक v माइनस कॉट v, और इधर भी क्या मिलेगा माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x। अब ये भी लॉग में ये भी लॉग में है, तो कांस्टेंट भी किस में लिखेंगे हम, लॉग में ही लिखेंगे, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक v माइनस कॉट v। मैं तो बोल रहा हूँ एक काम करते हैं, एक बात बताओ ये कितना हो जाएगा, log c माइनस log x, तो log m माइनस log n log m बाई n होता है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा log ऑफ c बाई x मिल जाएगा। हाँ सर ये तो सही है, log log कट गया, तो बना क्या है कोसेक v माइनस कॉट v इज इक्वल टू c बाई x। लेकिन v कितना था, v तो y बाई एक्स था, तो कोसेक ऑफ y बाई एक्स माइनस कॉट ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू c बाई एक्स। ये आपका फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। x क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, तब भी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये था एक और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये होमोजेनियस है, फिर से चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पावर कितनी है 1 है, यहाँ पे कितनी पावर 1 है, यहाँ पे पावर कितनी 1 है 1 1 1, मतलब दिस इज एन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, तो मैं इसमें क्या कर लूँ, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हमें 2 ही कर लेना, एक और कर लेते हैं, करने में कहते हैं आपने, लेकिन प्रैक्टिस करना, इतनी तो मेहनत मैंने कर लिया है कि आपको इतना डेटा इनफ दिया है कि आप समझ सको करके क्वेश्चन कैसे करने करके। इसको x से डिवाइड मार दो तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स कैंसल टैन वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स। फिर से देखो वाई बाई एक्स क्रिएट हो रहा है, तो पुट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी करेंगे, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी। अब देखो y इज इक्वल कितना मिल गया वी एक्स,
डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है प्लस एक्स कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ वी कितना होता है, डी वी बाई डी एक्स। ये इस तरीके से अपना डिफरेंशिएशन होगा। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दो, सो देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या मिलेगा, ये बन गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टैन ऑफ, ये v है प्लस ये y बाई एक्स v है तो v और v कट गया, तो क्या मिल गया अपने को, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टैन वी। अब आप देख सकते हो टैन v और x सेपरेट हो सकता है, x इधर आके 1 अपॉन एक्स डी एक्स इधर चला गया, टैन v 1 अपॉन टैन v मतलब क्या हो गया, कॉट v डी वी। अब ये वेरिएबल सिंपल फॉर्म मतलब इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रल ऑफ कॉट v डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट v, कॉट x क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन x, तो दिस विल बिकम लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन v इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x। ये लॉग मतलब कांस्टेंट भी लॉग में होगा, ये कौन है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन v इज इक्वल टू ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ सी एक्स, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, लॉग लॉग कटेगा तो साइन v इज इक्वल टू सी एक्स, लेकिन v कौन था, v था सर y बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। क्या आपने को बस सोल्यूशन पूछा है, हाँ जनरल सोल्यूशन पूछा है, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो डिग्री नहीं बता सकते, cos x स्क्वायर x में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन हम लास्ट में कर लेते, देख लेते हैं। गेट बैक टू थ्योरी पार्ट अगेन, हमने क्या क्या खत्म कर लिया है, होमोजेनियस खत्म कर लिया हमने, उसके बाद बात करते लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आता होगा, क्या होता होगा, क्यों आया है, आई थिंक आपने पढ़ा होगा, बहुत लेंदी होता है वो, ऐसे इक्वेशन जिसका कुछ इंटीग्रेशन करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे टाइम पे एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं, वो हेल्प करता है इंटीग्रेट करने के लिए, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे कि केमिस्ट्री में कैटलिस्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे कैटलिस्ट की तरफ काम करता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका, वो हेल्प करता है, हेल्पिंग फैक्टर है वो इंटीग्रेट करने के लिए। कैसे आ गया है थ्योरी आपने देखा होगा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, अगर आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है इस तरह का दिख रहा है, कभी किसी क्वेश्चन का आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और आपका ऐसे हो सकता है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ध्यान सुनना, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y होना चाहिए, x है तो x होना चाहिए, और बचा हुआ सब कुछ जो है ना वो y में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे x में है तो बचा हुआ सब कुछ y में दिखना, मतलब p एंड q ये किस में होने चाहिए, आर फंक्शंस ऑफ y ओनली, सिर्फ y के होने चाहिए। और यहाँ पे ये दोनों y के हो गए तो यहाँ पे p एंड q, देखो यहाँ नीचे x तो है, आर फंक्शंस ऑफ x होना चाहिए, फंक्शंस ऑफ x ओनली होना चाहिए, बाकी किसी के नीचे अपने को ऐसा दिखता है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p। देखो p क्या है, x में है तो इसको विद रिस्पेक्ट dx करना पड़ेगा, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p। अब ये इन टर्म्स ऑफ y है तो y से करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इधर भी और इधर भी, किसी एक को याद रख लेना, उसका उल्टा बस इधर कर लेना, ये कभी कभी पूछा जाता है लेकिन ये ज्यादा पूछा जाता है। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है, उसको यूज करना है फॉर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय कैसे, देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये आपका होता है सॉल्यूशन। रट्टा ही मार लो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c, क्योंकि x में है फंक्शंस तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ आप देख लो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो रहा है, वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट मतलब सब कुछ y में होना चाहिए। और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे y की जगह पे x इंटू बनेगा, इस बार x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे बस रिप्लेस मार लेना सब कुछ, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन फंक्शन अभी y के है तो dy प्लस c, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बस ये थ्योरी लगाना है आपने। तो याद रखना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखता है कैसे पहचानना है, अगर इस तरह लिख सकते हो dy बाई एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, मतलब y में होगा और बाकी सब कुछ x में होगा, या ऐसा लग, इस फॉर्म में नहीं बन रहा है तो डेफिनेटली इस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जो इस फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं हो रहा है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले चेक करो दिया हुआ क्वेश्चन क्या वेरिएबल सिंबल फॉर्म में है,
सेपरेट कर सकते हो तो सॉल्व कर लो, नहीं कर सकते फिर गो फॉर होमोजीनियसिटी। होमोजीनियस में क्या करना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा क्या हर टर्म की डिग्री सेम है तो आप होमोजीनियस से कर सकते हो। वो भी नहीं बनना तो आप क्या चेक करना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। अपने स्टेट बोर्ड के सिलेबस में इतना ही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी है वो अपने स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, वरना हम वो पढ़े होते, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन वगैरह है वो बाद में देखते हैं, पहले इसको खत्म कर रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम। चलो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन पूछा, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है यहाँ पे सॉल्यूशन में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस क्वेश्चन का पूछ रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, अगर पहले क्वेश्चन देख लो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, dy बाय dx प्लस वाई सेक एक्स इज इक्वल टू tan x, दिख गया। मतलब ये कौन है, ये p है और ये q है, दिख गया, dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू q। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर है e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p कौन है, सेक एक्स है, सेक एक्स dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स कितना होता है, वो होता है e रेज टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan x, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया अपना, e रेज टू लॉग का बेस e और ये बेस तो दोनों कैंसिल हो जाता है ना, तो रहता ही कितना है सेक एक्स प्लस tan x, बस इतना सा बच जाएगा। तो सेक एक्स प्लस tan x जहाँ भी लिखता है आपका आंसर है, ये है चार्ली, ठीक है। ये था इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन। और कोई छोड़ा हुआ है मैंने, ये देखो इस बार उसी क्वेश्चन का आई थिंक सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया है आपको, dy बाई dx इज इक्वल टू सेक एक्स, सीट इसके लिए है, एमसीक्यू के लिए है। तो देखो ये y वाला टर्म इधर लेके आओ, dy बाई dx प्लस वाई इंटू tan x इज इक्वल टू सेक एक्स। ये किस फॉर्म में दिख रहा है, dy बाई dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। ये आपका p है और ये आपका q है। सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p कौन है, ये है tan x dx। इंटीग्रेशन ऑफ tan x कितना होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक x होता है, सेक x। तो e लॉग कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, सेक x। ये क्या मिल गया अपने का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, वो है e रेज टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया सेक x, ओके, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है, q है सर, q सेक x है, ओके। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी क्या है, सेक x है, और ये dx और ये प्लस c। y इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर कितना होता है सर, वो तो होता है tan x और ये प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर है, इतना सिंपल होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, बस फॉर्मूला में पुट करो, इंटीग्रेट कर दो, आंसर खत्म हो गया, ठीक है। बस आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये है करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वरना तो आप क्वेश्चन डिलीट नहीं कर सकते। चलो इधर के तो सारे खत्म हो गए। नेक्स्ट 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 ऑलमोस्ट वी आर डन, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी 10-15 मिनट का चैप्टर है अभी, ठीक है। एक और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, ये देखना पहले देखो इसको लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड मार दो तो क्या बनेगा, 1/cos स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू tan x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ओके सर। ये कौन है, ये बन गया dy बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू tan x क्या होता है, sin x अपॉन कॉस एक्स। तो आई थिंक ऐसे रखता है ना इसको, tan x इंटू 1/cos x कितना बन जाता है, सेक स्क्वायर एक्स, ओके। अब देख लेना विच इज अब 3 क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ, विच इज इन द फॉर्म ऑफ dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, ठीक है ना। वेयर इज इक्वल टू कितना है, सेक स्क्वायर एक्स, और q इज इक्वल टू कितना है अपना tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, ओके सर। अब देखो इसका लगाओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या मिलता है, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और e कितना होता है, e कितना है अपने पास, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है, p सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स dx, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है, वो होता है tan x, तो e रेज टू tan x इतना ही हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ओके। अब आपने क्या लिखना है, इट्स सॉल्यूशन इज
सोल्यूशन इज क्या करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, e रेस टू tan x है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है, q है tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, ओके, tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है अपना, e रेस टू tan x dx प्लस सी। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करना है सबको पता है, नहीं पता है तो वापस गेट बैक टू इंटीग्रेशन चैप्टर, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है क्या। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में क्या पुट करना पड़ेगा, e रेस टू tan x को t पुट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, e रेस टू tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना होता है, सेक्स स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये देख लेना, ये जो सारा पार्ट है वो बन गया अपना डी टी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अरे y इंटू भाई e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan की e रेस टू tan x, तो कितना, तो वो सब कुछ चला गया, तो tan x यहाँ से कितना मिल जाएगा, tan x मिल जाएगा यहाँ से log t, tan x मिल गया log t, वो यहाँ पुट कर दो बस, log ऑफ t और सब कुछ तो चला गया dt करके। इंटीग्रेशन log x क्या होता है, x log x माइनस x, नहीं है तो बाई पार्ट्स लगा यहाँ पे, जिसको याद नहीं उसने, इसको क्या करना पड़ता है, log t इंटू 1 लिखना पड़ता है dt। ये आपका log तो हमेशा फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है। सो यूजिंग बाई पार्ट्स क्या बनेगा, देखो y इंटू ई रेस टू tan x एज इट इज, और इधर क्या बन रहा है, फर्स्ट दैट इज log t, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कौन है 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज log t बनेगा इंटीग्रल ऑफ 1 dt। ये फर्स्ट सेकेंड जो बोल रहा हूँ आपको वो दूसरे वीडियो में समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ करके, ठीक है, ओके। log t इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है t माइनस डेरिवेटिव ऑफ log कितना होता है 1 अपॉन t, और इंटीग्रल कितना हो गया t dt, ये t कट गया, तो फाइनली देखो कितना रहे, कलर चेंज कर लेते सब कुछ मिक्स हो जाएगा, वरना इधर लिख देते हैं y इंटू ई रेस टू tan x इज इक्वल टू t को बोला है हमने tan x log ऑफ tan x, ठीक है, माइनस ये t कट गया 1 बच गया ना, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, यहीं से लिखना चाहिए था यार, ये आप लिख लो यार, इसका इंटीग्रेशन कितना t, ये प्लस सी रहेगा ना मेरा, हाँ प्लस सी रह गया है, सॉल्यूशन लिखते हुए यहाँ पे भी प्लस सी रखा है, तो यहाँ प्लस सी लिख दो, इसके साथ में भी प्लस, अरे यार प्लस सी, और यहाँ पे भी लिखना था आपको प्लस सी, तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, t मतलब कितना बन गया tan x, और ये प्लस सी, दोनों में कॉमन क्या है देखो tan x आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा log ऑफ tan x, और ये -1 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है, आप रीअरेंज करके लिख सकते हो इतना। तो आई थिंक एक और क्वेश्चन है, फिर हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म कर दी, ठीक है ना। इसमें क्या दिया देखो, बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू, कर्व का इक्वेशन निकालना है, मतलब सॉल्यूशन निकालना है, कहाँ किस पॉइंट पे एक वो जो कर्व है 0,2 से पास हो रहा है, ओके, गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट कर्व पे क्या लेते हैं, x का y लेते हैं, तो उसके सम ऑफ कोऑर्डिनेट मतलब क्या होंगे, x प्लस y, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं लेट p x, y बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व, बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व, ओके। तो सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x प्लस y, और ये क्या बोला है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो है एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स, मतलब ज्यादा हो रहे हैं, एक्सीड्स द स्लोप, स्लोप क्या होता है उसका, dy बाय x होता है ना, कर्व का स्लोप तो dy बाय x होता है, एक्सीड्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो 5 से ज्यादा हो रहा है करके बोल रहे, इतना ही बोला हुआ है। स्लोप में 5 ऐड करेंगे तो x प्लस वाई बन जाएगा, x प्लस वाई स्लोप से 5 से ज्यादा है, मतलब क्या dy बाय x में 5 डालने के बाद आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy बाय x, वो डिम पढ़ दिया हमने। अब क्या देखो ये सेपरेट हो सकता है क्या, तो मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इधर आ जाएगा -y बन जाएगा, और ये 5 उधर चला गया तो x माइनस 5, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कंसेप्ट dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q। p कितना है यहाँ पे -1 है, और q कितना है यहाँ पे x माइनस 5 है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e रेस टू e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है -1 है, ठीक है, -1 का कितना होता है x होता है, तो -x, ये आ गए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके। इसको यूज करके सॉल्यूशन लिख दो,
इट्स सोल्यूशन इज y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx plus c. तो बताओ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकाला हमने, e रेस टू माइनस एक्स. ओके, e रेस टू माइनस एक्स. q कितना है, q है अपने पास x माइनस 5. ओके, और ये e रेस टू माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी. अब क्या लगेगा, वही बाय पार्ट्स लगेगा. ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकेंड फंक्शन है. तो लगाओ y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स लिख देते चलो माइनस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज एक्स माइनस 5 और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स और ये एक और डी एक्स और प्लस सी. लगा दो बाय पार्ट्स, क्या बनेगा ये कंप्लीट कर लो. मतलब एक्स माइनस 5 ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 5 कितना होता है 1 होता है, तो वो तो छोड़ ही दो. ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 प्लस सी और ये डी एक्स, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया. तो वाई इंटू ई रेस टू इंटीग्रेशन माइनस एक्स, ये उल्टा कर दो 5 माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस का इंटीग्रेशन फिर से हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 प्लस सी. सो फाइनली आंसर इज ई रेस टू माइनस एक्स 5 माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स प्लस माइनस ई रेस टू माइनस एक्स. ठीक है, ये आपका है. या ई रेस टू माइनस एक्स से डिवाइड कर दो, शायद ये आंसर हो सकता है. ई रेस टू माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा ई रेस टू माइनस कैंसिल और ये बन गया 5 माइनस एक्स, ये कैंसिल मतलब माइनस 1 बन गया और ये बन गया सी इंटू डिवाइड बाई ई रेस टू माइनस एक्स किया है हमने तो ये आ जाएगा. तो 5 माइनस 1 तो हो गया अपना 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स और ये प्लस सी इंटू ई रेस टू एक्स. या तो ये आपका फाइनल आंसर है, नहीं तो फिर ये आपका फाइनल आंसर है. दोनों लिखेंगे तो भी ठीक है. ओके, तो ये थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन. इसके बाद आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए बोला. ये आपके लिए मैं होमवर्क में छोड़ देता हूँ, ये आपने ही कर लेना. ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बस निकालना है तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं. ठीक है, अब बढ़ते हैं एप्लीकेशन की तरफ और ये आपका लास्ट पॉइंट चल रहा है. देखो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, एक ही सिंपल बात करेंगे बाकी सब तरफ सेम होगा. ग्रोथ, पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ क्या चल रहा है, बैक्टीरिया का ग्रोथ कैसे चल रहा है, फिर हाफ लाइफ पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं. मतलब एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ना, वो रखेंगे तो उड़ जाते हैं. जैसे कि वो मराठी में हम क्या बोलते हैं, डांबरगोळी कुठे ठेवतो आपण ते वॉशरूममध्ये ठेवतो वास येऊ नये म्हणून. वहाँ पे क्या होता है वो छोटा 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 हो जाता है, मतलब डीके हो रहा है उसका, वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है. ठीक है, उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में भी लगाते हैं. ठीक है, और सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए ये आपका फाइनल एप्लीकेशन है. ठीक है, इतनी जगह पे लगाते हैं. सबके लिए मेथड एक ही है. करना क्या है, वो हमेशा देखो जो भी क्वांटिटी है, जो भी क्वांटिटी प्रेजेंट क्वांटिटी, अब पॉपुलेशन हो, बैक्टीरिया हो, कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हो या कुछ भी हो, या दिया होना चाहिए नहीं तो फिर अपने पास होता है. वो क्या होता है, वो प्रेजेंट अमाउंट को प्रोपोर्शनल होता है. जैसे कि मैंने एक्स मान लिया, कोई तो एक एक्स क्वांटिटी है, वो ऐसा होता है कि प्रेजेंट अमाउंट क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है. फिर इसको आपने क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखना होता है, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के एक्स. देखो अगर क्वांटिटी मतलब इंक्रीज हो रही है, ये क्या चेंज है ना, या तो वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, छोटा हो रहा है, या तो बड़ा हो रहा है. जैसे कि एक बलून ले लो, हवा भर रहे हो उसमें, तो वो एक्सपैंड होता जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तो इंक्रीज हो रहा है. तो रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. वो किस पे डिपेंड होता है, या तो के पॉजिटिव लेंगे अगर इंक्रीज हो रहा है, तो के नेगेटिव लेंगे अगर डिक्रीज हो गया. तो बस इतना सही. या के हमेशा पॉजिटिव रखो, माइनस साइन लगा दो, माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि कम हो रहा है करके, प्लस साइन क्या इंडिकेट करेगा, क्या इंक्रीज हो रहा है करके. फिर इसको आपने सॉल्व करना होता है, डी एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू के डी टी. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी. ये आपका सोल्यूशन आ गया. अब सोल्यूशन में के और सी की वैल्यू निकालनी पड़ती है, उसके लिए इनिशियल कंडीशन दिए होते हैं और आपका क्वेश्चन खत्म. सेम सब तरफ होता है, बस एक जगह पे याद रखना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या करना पड़ता है आपको, जो रेट ऑफ चेंज होता है ना, वो रूम टेम्परेचर एक फिक्स किया जाता है. रूम टेम्परेचर के अलावा का जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा ना, तो जितना चेंजिंग क्वांटिटी है उसके साथ प्रोपोर्शन में होगा अपना चेंज. समझ में आ रहा है ना. तो रूम टेम्परेचर अगर हमें थीटा 0 मान लिए, तो जो टेम्परेचर आपने अभी मेजर किया हुआ है उसमें से रूम टेम्परेचर हटाना पड़ेगा. जो चेंज हो रहा है क्वांटिटी कितना है, थीटा 0 को 25 डिग्री है समझो, तो 25 डिग्री के आगे वाला चेंज हो रहा है, तो वो उतना माइनस करना पड़ेगा. तो उसका चेंज किसको प्रोपोर्शनल होगा, और विथ रिस्पेक्ट टाइम ही होगा ना, थीटा माइनस थीटा 0 को. फिर उसको आपने यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दे दो,
टेम्परेचर डाउन हो रहा होगा या गर्म करे तो बॉयल करे तो बढ़ रहा होगा, कुछ भी होगा केस, माइनस प्लस जो भी लगा दो, फिर इंटीग्रेट कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और सबसे सिंपल होता है ये। यार बहुत ज़्यादा मतलब कोल्ड हुआ है अभी तो, बहुत ज़्यादा मतलब, चलो ख़त्म कर ही देते हैं, लिए हैं तो छोड़ेंगे नहीं हम, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, देखो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आ गया क्वेश्चन। सॉल्यूशन में देखना क्या बोल रहा है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया मतलब इंक्रीज हो रहा है, प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, मतलब वही करेंगे, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ये मान लिया हमने। तो उसका चेंज क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डी एक्स बाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। अब बीटा भी मान सकते हो बैक्टीरिया के लिए। प्रोपोर्शनलिटी इंक्रीज हो रहा है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या रखेंगे हम, के रखेंगे, और के को बोलेंगे कि वो पॉजिटिव क्योंकि इंक्रीज हो रहा है नंबर। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी एक्स 1/x इधर आ गया और ये के डी टी, ठीक है। ऑन इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू के इंटू डी टी इंटीग्रल, ठीक है ना। इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा, ये मिलेगा log x इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ओके, ये आपका इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब इनिशियल कंडीशन दे देखो कहीं ना कहीं क्या बोल, देखो इनिशियली क्या हुआ, वी देयर वेर 1000 बैक्टीरिया। इनिशियली टाइम कितना हो जाएगा उस टाइम पे, 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन टाइम 0 होगा तब बैक्टीरियाज कितने हो जाएंगे, 1000। बस ये पुट कर देना इसमें, तो क्या मिलेगा, log ऑफ 1000 इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी। तो सी कितना मिल गया, देयरफॉर सी इज log ऑफ 1000, एक क्वांटिटी आपको मिल गई। ओके, एक काम खत्म हो गया। और क्या दिया है, एक और कंडीशन चाहिए आपने, क्योंकि के निकालना है, 2 कंडीशन होंगे तभी तो के निकाल पाएंगे। फिर बोल रहे हैं कि एंड द नंबर डबल्स इन 1 आवर, 1 घंटे के बाद नंबर क्या होता है, डबल होता है। तो एक और कंडीशन है, क्या दे रखा है, व्हेन टी इज इक्वल टू 1 आवर, ये नंबर क्या हो रहा है, डबल, मतलब x कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1000 बन जाएगा। तो कितना बन गया ये, 2000 बन गया, ठीक है ना। x इज इक्वल 2000, तो ये पुट कर लो अभी, क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 log ऑफ 2000 इज इक्वल टू के इंटू टी कितना है 1 है, प्लस सी तो हमने कैलकुलेट किया ना, वो कितना है log ऑफ 1000, log ऑफ 1000, log ऑफ 1000 इधर के माइनस हो जाएगा, तो log ऑफ 2000 माइनस log ऑफ 1000 कितना होता है, 2000 बाई 1000 m माइनस n, ठीक है, इज इक्वल टू के। तो ये क्या बन गया, log 2 बन गया, ये आ गया आपका के। ओके, सी मिला है, के मिला है। फाइनली पूछा क्या है अभी, वो बोलता है कि 2.5 आवर्स के बाद में कितने बैक्टीरिया रहेंगे, ये बताओ। तो टाइम कितना है अभी, टाइम है आपका 2.5 आवर्स, म्हणजेच किती रे 2 प्लस हाफ, म्हणजेच किती रे 5/2 आवर्स। ओके, उस टाइम पे x कितना है आपने कैलकुलेट करना है, दैट इज द क्वेश्चन। बस इतना सा काम ही तो है। ये सब कुछ उठाएगा वापस इक्वेशन मन पुट कर दो, तो log ऑफ x निकालना है, k कितना है कैलकुलेट किया है, वो है log 2 इंटू टी कितना है, t है आपका 5/2, फिर प्लस c कितना है, c है log ऑफ 1000, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे, ये जो 2 है ना, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई log ऑफ x² बन जाएगा, ठीक है। और इधर मल्टीप्लाई करो log ऑफ 1000 का स्क्वायर बन रहा है, अरे वाह वाह, बहुत बड़ा नंबर बन रहा है। तो 1/2 दिया ना, √2 कर लेते ना, √2 अपने को पता है। हाँ, ये सही आइडिया होगा, सही है ना। ओके, बाकी मेरे हिसाब से सब कुछ सही है, बस यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। log ऑफ 1000 इधर लेता हूँ मैं, तो क्या बनेगा वो, ये कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देगा, ठीक है कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, 1000 इधर लेके आता हूँ मैं, log ऑफ x/1000 होगा ना, माइनस हो जाएगा। और ये क्या बनेगा एक बात बताना, मैं साइड में करके दिखाता हूँ आपको, log ऑफ 2 की पावर 5/2 हो जाएगी, क्योंकि log को मल्टीप्लाई हो रहा है वो, और log का पावर 2 का पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, सही है 32। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 + 1/2 करके, तो कितना बन रहा है, 2 + 1/2, 2 स्क्वायर कितना है 4, 2 = 1/2 कितना होता है √2, और √2 अपने को दे रखा है, वो बाद में देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है 4√2 लिखना है मेरे को, है ना। इसकी वैल्यू कितनी लिखनी है, log ऑफ 4√2, मैंने कैलकुलेशन बीच में छोड़ दिया है, तो आपने वो याद रखना। अब देखो log कटेगा तो बचेगा कितना, अपना जो बच जाएगा वो क्वांटिटी क्या है अपना, वो है x/1000 इज इक्वल टू 4√2। तो x इज इक्वल कितना बन गया 4000, या 4 इंटू 1000 इंटू √2, और √2 की क्वांटिटी अपने को दे रखी है, देखो 1.414, वहाँ पे रख दो। x इज इक्वल टू 4 इंटू 1000
इंटू 4.141 141 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, 3 शून्य डिस्प्लेस हो जाएंगे तो 4141, तो 4 इंटू 1 4 4 4 जा 4 चौक 16 6 1 4 1 4 1 5, ठीक है, एंड 4 चौक 16। आई थिंक मैंने कैलकुलेशन अगर गड़बड़ किया है तो आपने देख लेना। तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 16564, ठीक है। √2 की क्वांटिटी 1.414, अरे ये गड़बड़ कर रखा है भाई, 4.14 नहीं है, तब भी लगा मेरे को 1.414, ओके। 1000 मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू कितना होगा 1414, मल्टीप्लाई करें 4 चौक 16 6 4 1 4 1 5 4 चौक 16 6 5 56 इतने नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे हैं। एक बॉडी कूल हो रही है, मतलब किसका क्वेश्चन नहीं है, टेम्परेचर का, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का है। कहाँ से रे 80 डिग्री से 50 डिग्री पे गई, रूम टेम्परेचर देखा 25 डिग्री, तो सोल्यूशन में देखो थीटा 0 कितना मानेंगे हम, डिक्लेयर करना पड़ेगा, थीटा इज द टेम्परेचर एंड थीटा 0 इज द रूम टेम्परेचर करके, वो आप लिख लेना, ठीक है। तो कूल हो रहा है मतलब क्या, चेंज इन टेम्परेचर इज, मतलब डिक्रीज हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा 0 होगा ना, टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल ये जो रूम टेम्परेचर उसको माइनस करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू थीटा माइनस थीटा 0। अब यहाँ पे लगा देते हैं माइनस माइनस, ठीक है ना, के इज पॉजिटिव, वाई माइनस साइन इंडिकेट्स, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में भी, इंडिकेट्स टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग या बॉडी इज कूलिंग इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखो डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा 0 हो जाएगा और ये माइनस के डी टी, ऑन इंटीग्रेशन ये बन जाएगा 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा 0 डी थीटा इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ये कितना होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ थीटा माइनस थीटा 0, ओके। और इधर कितना बन गया माइनस के टी प्लस सी। तो ये आपका इक्वेशन मिल गया सॉल्व करने के लिए, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। इनिशियल कंडीशन अभी देखो, सारी कंडीशन चाहिए अपने को। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 80 डिग्री से 50 डिग्री पे गया, मतलब शुरू में टेम्परेचर कितना माने हमने, थीटा 80 डिग्री, सो थीटा कितना है 80 डिग्री सेल्सियस है, व्हेन टाइम कितना हो जाएगा उस टाइम पे 0 कंसिडर करेंगे। तो टाइम 0 पुट कर लो, थीटा 80 पुट कर लो, तो लॉग ऑफ, और थीटा 0 कितना है 25 है अपना, है ना, इसमें पुट कर दो। यहाँ पे मैंने लिख देना चाहिए था यार, मतलब बार बार ये करने से अच्छा है कि एक बार लिख ही देते हैं। चलो ये 25 होगा, तो क्या बन गया log of 80 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के इंटू टाइम 0 है प्लस सी। तो 80 माइनस 25 तो 65 होता है, नहीं 55 होता है, 55 इज इक्वल टू सी, एक सी की वैल्यू मिली। एक और कंडीशन चाहिए, मैंने बोला था आपको, एक और कंडीशन 50 डिग्री पे गया ना, कितने टाइम में 30 मिनट्स के अंदर, तो थीटा बन गया आपका 50 डिग्री सेल्सियस जब टाइम बन गया आपका 30 मिनट्स, ओके। तो पुट कर दो वापस इक्वेशन 1 में, कितना बन जाएगा log ऑफ 50 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 30 है प्लस सी, तो हमने निकाला हुआ है वो कितना है log ऑफ 55। 50 माइनस 25 तो 25 बन गया, log ऑफ 25, ठीक है, माइनस 30 के इज इक्वल टू log ऑफ कितना था यार ये 55 ना, 55। अब 55 इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, log ऑफ 25 अपन 55, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 30 के। देखो 5 से कट रहा है, मतलब ये log ऑफ 1/11 इज इक्वल टू माइनस 30 के। और ये क्या कर सकते हैं, ये 11 को उधर लेके जाओ तो log ऑफ माइनस log 11 हो सकता है, माइनस 30 के। तो k कितना बन गया, k इज इक्वल टू बन गया 1/30 log 11, ठीक है सर, k तो मिल गया, सी मिला हुआ है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन लास्ट वर्ड निकालने के लिए। आफ्टर 1 आवर कितना होगा, आफ्टर 1 आवर मतलब टाइम कितना है अभी, t इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है, मतलब टाइम 1 आवर में दिया, पहले तो मिनट में सॉल्व किया, तो अभी कितना लिखना पड़ेगा 60 मिनट, अब मिनट में आंसर लिख दिया। ये उठा के पुट कर लो इक्वेशन 1 में, log ऑफ थीटा माइनस, अभी टेम्परेचर निकालना है क्योंकि ये पता है अपने को 25 इज इक्वल टू के मतलब 60 और k की वैल्यू कितने 1/30 log 11, 1/30 log 11 और प्लस c कितना है प्लस log 55 है, ओके। ये देखो 3 दूनी 6,
2 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, log ऑफ थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर जाके बन गया log ऑफ 11 का स्क्वायर दैट इज 121 प्लस log 55। एक बात बताओ, log m प्लस log m बाय n होता है, तो log ऑफ 121 अपॉन 55 बन गया। यहाँ से वापस 11 से कट रहा है देखो, तो log ऑफ 11 बाय 5 बन गया। ये कौन है, log ऑफ थीटा माइनस 25। लॉग कटेगा तो थीटा इज इक्वल कितना बनेगा, 5 दोन्ही 10 आणि 1 राहिलं ना रे, 5 दोन्ही 10, 2.2 हो रहा है, और ये माइनस 24 हो जाएगा प्लस 25। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 27.2 आ रहा है। कितने, 1 घंटे के बाद टेम्परेचर कितना, 27.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेशन फिर से बता रहा हूँ वही, अगर मिस्टेक है तो आपने थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। ओके, 5 से कटेगा तो, अरे 11 से कटेगा तो 11 था 121 और बराबर है, ठीक है ना। और एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद अरे ख़त्म ही हो गया। चलो यही आपका थैंक यू वाला स्लाइड है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड अटेंडिंग दिस लेक्चर, और लास्ट तक देखा है, मतलब डेफिनेटली आपने ठान रखा है कि हमको फोड़ना ही है, स्टेट बोर्ड करना ही है, मतलब करना ही है, मतलब करना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब, और लगे रहो नेक्स्ट वीडियो के लिए, प्रोबेबिलिटी और बायनोमियल के लिए। जल्दी मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।